जाएगा। फिर अगर एविडेंस रिकॉर्ड कर ली है तो आप कहेंगे कि अब मैं जजमेंट कैसे लिखूं, तो जजमेंट राइटिंग वाला चैप्टर खुल जाएगा। जब जजमेंट राइटिंग भी आ गई तो फैसला आ गया। फैसला ये आया कि उन्होंने एक बंदे को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ए था, ये जो ड्राइवर था, ये बेचारे से तो उन्होंने लिफ्ट ली थी, ये तो बस ऐसे ही जा रहा था, इन्होंने उससे पूछा, उसको उन्होंने बरी कर दिया। लेकिन जो बंदे ने लड़कारा मारा था उन्होंने उसको उम्र कैद कर दी। जो बी था, जो सी था, जिसने एक्चुअल गोली मारी थी, उसको उन्होंने सजाए मौत दे दी। तो यहाँ फिर सवाल पैदा होगा इनकी रेमेडीज़ क्या हैं, इन्होंने भी तो अपीलें करनी है। तो यहाँ से 4 चैप्टर के मुंह खुल जाएंगे। एक बंदा जो बरी हुआ है उसके लिए वो कहेंगे कि इसके अगेंस्ट अपील अगेंस्ट अकुटल करें, जो पहले बैठा था ए। जो बी है उसको चूँकि सज़ा हुई है उम्र कैद, वो अपील करेगा। तो हम अपील पढ़ेंगे कि अपील अगर कन्विक्शन की हो तो वो कैसे जाती है। उसी बंदे के एक अग्रीव्ड पर्सन मुद्दई भी है, वो कहते हैं कि इसको उम्र कैद क्यों हुई है, इसको तो सजाए मौत होनी चाहिए थी। वो किधर जाएंगे, वो रिवीजन करेंगे, तो हम रिवीजन पढ़ेंगे। और जो बंदा सजाए मौत हुआ है उसके लिए आपने पढ़ा कि वो जो जिसको सजाए मौत सेशन कोर्ट देती है उसका तो हर सूरत में वो अपील करे या ना करे, एक मर्डर रेफरेंस तो बनना ही है। तो फिर आप 373 में आगे ऑनवर्ड उनका 74 और ये में मर्डर रेफरेंस पढ़ते हैं कि ये मर्डर रेफरेंस क्या होता है, उसके अंदर पावर्स क्या है। तो वो चैप्टर्स को हम करते हैं। जब बाद में अपीलों में भी चला गया, रिवीजन में भी चला गया, उसके बाद एक जजमेंट आ भी गई और उस जजमेंट को उन्होंने लेके भी जाना है आगे। उन्होंने कहा इसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करो। तो फिर आखिर में आप एग्जीक्यूशन वाला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो सीआरपीसी का आपका दूसरा जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाता है। जब 2 हिस्से कंप्लीट हो गए एग्जीक्यूशन के बाद, तो आखिरी हिस्सा इनका फिर आखिरी जो सीआरपीसी का है, जिसके अंदर इसी ट्रायल के दौरान जो मुख्तलिफ सिचुएशंस अराइज होती है उनके बारे में है कि जो जो हुई थी, इनकी बेल कैसे लेनी है, ये जो हुए थे इनकी सुपुर्दारी उस मोटरसाइकिल की कैसे लेनी है, ये जो ट्रायल हमने किया था इसके अंदर मेडिकल एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होनी है, ये जो ट्रायल हुआ था इसके अंदर अगर कोई शख्स कोर्ट में आके एविडेंस नहीं दे सकता तो कमीशन के ज़रिए एविडेंस कैसे होनी है, ये जो ट्रायल हुआ था इसके अंदर अगर हमने जो है वो सज़ा सस्पेंड करवानी है कैसे करवानी है, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी फिर बाकी डिफरेंट सिचुएशंस में जो कैटर करने के लिए जो प्रोविजंस आएंगी वो सीआरपीसी का तीसरा हिस्सा है, जिसके अंदर आप इस ट्रायल जो रेगुलर आपने कर लिया, अगर उसके अंदर कोई नई सिचुएशन अराइज होती है, जज जी बिक गया है, जज मिला हुआ है, उसका केस ट्रांसफ़र करना है, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, वो सीआरपीसी का तीसरा हिस्सा है। तो ये इस तरीके से हमने सीआरपीसी को लेके चलना है, ये इसकी डिवीज़न होगी और इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे कि आपको एक दफ़ा इसकी डेफिनेशंस करवा देंगे। डेफिनेशन करवा के जो आपका पहला हिस्सा है उसमें से जो मैंने आपको प्रपोजिशन बताई कि उनका बंदा मर गया है लेकिन उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। हाँ, एक और है कि एफआईआर जब दर्ज नहीं हुई उनकी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज तो करवा ली, लेकिन जब एफआईआर दर्ज करवाई है तो एक बंदा उनका उन्होंने बेगुनाह कर दिया। ये बेगुनाह करने के लिए पुलिस कौन सी पावर यूज़ करती है, कौन सा सेक्शन मैंने बताया आपको, शाबाश 169 में जब वो बेगुनाह हुए वो फ़ौरन इस्तगासे में गए। तो वो इस्तगासे में जाएंगे, वो कहेंगे इसके ख़िलाफ़ इस्तगासा करो, तो वो 200 वाला टॉपिक हम निकालेंगे, इस्तगासे वाला 200, 201, 202 और 205-6 तक हम जाके कि ये इस्तगासा फिर क्या है, कंप्लेंट जिसे कहते हैं उसका रूल क्या है, कैसे होती है, कैसे डिसमिस होती है, कैसे उसके अंदर इंक्वायरी होती है, कैसे सारी चीज़ें। तो ये आप देखेंगे कि इस प्रोपोजिशन के अंदर जो जो चैप्टर्स जो जो आगे सिचुएशन आई है उस सिचुएशन के मुताबिक चैप्टर्स खोलेंगे और उन चैप्टर्स को पढ़ के उसके अंदर जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम वो करते जाएंगे और इसको इस तरीके से ले जाएंगे। इसी तरह आपका सब्सटेंटिव लॉ है पीपीसी।
सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो आपके चीज़ों को डिफाइन करता है। तो पीपीसी आपकी पनिशमेंट्स के जो इंग्रेडिएंट है उनको डिफाइन करेगा, ऑफेंसेस को डिफाइन करेगा। ये ऑफेंसेस है, अगर ये इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गया तो ये डिफाइन करेगा। फिर उसका प्रोसीजर सीआरपीसी में है। तो पीपीसी के भी 3 हिस्से हैं, बेसिकली उसके 4 हिस्से हैं, लेकिन उसके पीपीसी आपकी खड़ी है एक के ऊपर, उसे कहते हैं इंजरी। किसके ऊपर? इंजरी। अगर आप इंजरी माइंड पे देंगे तो ये आपकी पीपीसी का पहला हिस्सा है। अगर आप उसकी इंजरी बॉडी पे करेंगे, ये दूसरा हिस्सा है जो 299 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 299 से पहले जो इंजरी आपकी माइंड है, इंजरी क्या है? हार्म ऑन माइंड, हार्म ऑन बॉडी, हार्म ऑन प्रॉपर्टी और हार्म ऑन रेपुटेशन। ये पीपीसी के 4 हिस्से हैं। पीपीसी हार्म के ऊपर है, किसी को कोई आप हार्म पहुंचाए तो वो पीपीसी एन एक्शन होगी। अगर वो हार्म माइंड के ऊपर है, वो अबैटमेंट की शक्ल में है, वो कॉन्स्पिरेसी की तरह है, वो कॉमन इंटेंशन से है, वगैरह वगैरह, तो आपकी पहला हिस्से की तरफ हम जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे और वो 299 से पहला है। आप किसी की फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं, आप किसी के रिलीजियस बिलीफ को कर रहे हैं, आप स्टेट के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं, आप रिलीजन को गाली दे रहे हैं, आपने मेरी फीलिंग्स हर्ट की है, माइंड मेरा ख़राब हुआ है, मेरा माइंड हर्ट हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये पहला हिस्सा होगा जो इंजरी के अंदर हार्म अगेंस्ट माइंड है। तो ये कौन सा है? 299 से पहले वाला। दूसरा हिस्सा है आपका इंजरी ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर इंजरी है, वो बॉडी के ऊपर इंजरी में आप जितनी भी इंजरीज ऑन बॉडी है वो आप कत्ल पढ़ेंगे। कत्ल के अंदर डिफरेंट काइंड्स पढ़ेंगे। कत्ल अमद है, कत्ल शबीह अमद है, कत्ल ख़ता है, कत्ल भी सबब है, अगर बंदा मरा है, अगर नहीं मरा फिर अटैम्प्ट टू मर्डर है, अटैम्प्ट टू कत्ल है। फिर हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो रेप है, रेप के अंदर सोडमी है, ये भी बॉडी के अगेंस्ट है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, हर्ट के डिफरेंट काइंड्स है। ये सारी चीज़ें हम जब कंप्लीट करेंगे तो ये जो कितने भी सवालात बनते हैं ये हम एक साइड पे रख देंगे। ये है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। जब ये कंप्लीट होंगे तो तीसरा मैंने आपको बताया पीपीसी आपकी कड़ी है, वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सबसे पहले चोरी आएगा, थेफ्ट क्या होती है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, फिर रॉबरी आएगी, एक्सटॉर्शन आएगी, फिर उसके अंदर ये जितने भी ऑफेंसेस है आपका थेफ्ट है, फिर एक्सटॉर्शन है, फिर रॉबरी है, फिर डकैती है, फिर आपका क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फिर मिसचीफ है, फिर आपका चीटिंग है, फिर आपके जो है जितने भी ये वाले ट्रेड मार्क है, फिर इसके अंदर आपका प्रॉपर्टी मार्क है। ये सारे प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं ये आप कंप्लीट करेंगे। ये आपके चले जाएंगे 499 से पहले। 499 के ऊपर आपका चौथा जो हिस्सा है जिसके अंदर टॉपिक एक ही है वो है आपकी रेपुटेशन के खिलाफ। वो क्या है? हार्म ऑन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन के ऊपर हार्म, ये इंजरी की चौथी किस्म है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये है डेफेमेशन। तो डेफेमेशन क्या है, इसके कितने इंग्रेडिएंट हैं और इनके इंग्रेडिएंट के ऊपर फिर इसकी एक्सेप्शन क्या है, उसकी एक्सेप्शन 10 पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि इसकी सज़ा क्या है। तो इस तरह आपके 4 टॉपिक जो है, 4 हिस्से जो पीपीसी के हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी के 3 हिस्सों के ऊपर ये सारी कड़ी है और इसको हम उस प्रोपोजिशन की तरह लेके जाएंगे और पीपीसी को हम इस तरीके से ले जाएंगे। इसके बाद जब हम क्यूएसओ करेंगे तो जो क्यूएसओ है वो 2 एंगल से हम करेंगे, क्योंकि क्यूएसओ की जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े डिफरेंट आते हैं। एक क्यूएसओ को हम टॉपिक वाइज करेंगे, उसके टॉपिक बनाएंगे कि ये टॉपिक इसके हैं, उसके जो मशहूर टॉपिक्स बनते हैं चूँकि स्टैट्यूट्स में से हल्का सा लेके बाकी वो जो टॉपिक्स हैं वो चूँकि केस लॉ के ऊपर खड़े होते हैं, वो जो है वो
जो पुलिस रूल्स के अंदर डिटेल्स हैं उनके ऊपर खड़े होते हैं, तो उनको करने के लिए वो मैं आपको नोट्स दूंगा। उसके अंदर से पहले मरहले के अंदर हम इस QSO को नोट से करेंगे। ये जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम स्टैच्यूट के ऊपर फिर वापस आएंगे कि जो क्वेश्चन प्योर स्टैच्यूट्स बेस है उनके ऊपर आएंगे, कि ये इनकी डेफिनेशंस के ऊपर आएंगे। फिर इनके अंदर स्टैच्यूट बेस्ड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस वाले टॉपिक है, इसके अंदर स्टैच्यूट बेस्ड जो है वो रेस्ट जैस चे है। टॉपिक वाइज जो है वो तो हो गया ना कि 3 क्या है, 17 क्या है, इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ विटनेसेस क्या है, उसके अंदर तज़कियत शुहूद क्या है, उसके अंदर जो है वो डाइंग डेक्लरेशन क्या है, इसके अंदर कन्फेशन क्या है, इसके अंदर एडमिशन क्या है, इसके अंदर एस्टॉपल क्या है, इसके अंदर जो है वो प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, इसके अंदर जो है वो जो आपका टेंडर ऑफ पार्डन है वो कैसे अप्रूवर क्या है, ये वगैरह। ये टॉपिक वाइज जब हम इसे पकड़ेंगे तो 20-22 टॉपिक्स के पहले लेंगे। वो टॉपिक के अंदर ज़ाहिर है हम छोटे छोटे फिर सवाल बनाएंगे ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो कि आपको कोई चीज़ भूले ना। फिर हम स्टैच्यूट के ऊपर भी आएंगे कि बाद क्वेश्चन आप कंपटीशन में आए हैं तो वो स्टैच्यूट से पकड़ता है, तो स्टैच्यूट्स में जो रह गए होंगे क्वेश्चन वो वहाँ से हम करेंगे। तो फिर जिस तरह सिविल में अगर हम आते हैं कोर्ट फ़ी, तो कोर्ट फ़ी भी 2 हिस्सों में तकसीम है, बिल्कुल PPC की तरह, कि उसके तकरीबन 14 टॉपिक हैं। उन 14 में आधे के करीब जो है वो है जो स्टैच्यूट के ऊपर बेस करते हैं, आधे क्या है वो उसका जी स्कोप क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, कोर्ट फ़ी का ऑब्जेक्ट क्या है, कोर्ट फ़ी के अंदर क्या ये कोर्ट फ़ी अन इस्लामिक है या नहीं है, अगर अन इस्लामिक है तो किस केस के अंदर ये डिक्लेयर की गई है, और इसके अंदर जो है ये वाली चीज़ें जो है ये हम नोट से करेंगे। और फिर स्टैच्यूट के ऊपर आ जाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम आगे लेके चलेंगे। तो ये आपका इसी तरह जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 2 हिस्सों में उसको तकसीम करेंगे। एक जो मैं नोट्स दूंगा उसके ऊपर से टॉपिक वाइज ज़्यादा आते हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, और फिर इसके स्टैच्यूट वाइज भी, ताकि उसके अंदर कोई आपकी चीज़ है वो रह ना जाए। तो ज़्यादातर आपका जो लॉ होगा वो स्टैच्यूट बेस्ड होगा, अनलेस के उसकी ज़रूरत ना हो। आपको PPC के अंदर चंद टॉपिक्स के अंदर नोट्स की ज़रूरत होगी, वो हमारी बुक शॉप के अंदर है। वो सिर्फ वो होंगे जिस तरह कॉमन इंटेंशन का कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ फ़र्क बता दें, इसका अबैटमेंट का कॉन्स्पिरेसी के साथ बता दें, इसके अंदर किडनैपिंग का अबडक्शन के साथ बता दें, वगैरह वगैरह, जो छोटे छोटे। वरना आपका प्योर जो स्टैच्यूट है उसके ऊपर मेन बेस करेगा। CRPC के अंदर आपको प्योर स्टैच्यूट के ऊपर बेस करना है, बेयर एक्ट के ऊपर करना है। QSO मैंने बताया वो आपका ज़्यादा जो है वो नोट्स के ऊपर है, कुछ स्टैच्यूट के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट फ़ी बताया ये 50-50 है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा नोट्स के ऊपर भी है और उसके ऊपर भी है। इसके अलावा जितना भी लॉ होगा वो प्योर फिर स्टैच्यूट्स के ऊपर आ जाएगा। अब आपने अगर स्टैच्यूट्स की जहाँ तक बात की, आपने ख़रीदे, आपने लिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आप अब सिलेबस आपको पता है, फ़िलहाल जो सिलेबस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, अनलेस के जब तक बदलता नहीं। तो आपने सिलेबस आपके पास होगा, नहीं है तो मैडम से आप लें, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टैच्यूट्स वो ख़रीद लें। बाहर से आप खाली स्टैच्यूट ही ख़रीदें, उसके अंदर बेहतर ये है कि फेडरल लॉ बुक वालों का लें। उसकी 2 वजूहत है कि वो पुराना रखते नहीं है, जो भी अमेंडेड होगा वो रखेंगे, वो धोखा नहीं देते। बाकी बुक शॉप वाले पड़े पड़े उनके पास हैं, जो भी होगा वो आपको थमा देंगे। तो वो आपने स्टैच्यूट्स जो है, एक दूसरी उनकी जो बुक की जो लिखाई है, छपाई है, वो बेटर है। तो वो आप सारे स्टैच्यूट्स जो है वो उनके उस हिसाब से ले ले तो बेटर है। लेकिन अगर आपने ख़रीदे हुए हैं तो भी मज़ायका नहीं है, फिर नए पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो सारी चीज़ें ले लें। बाकी आपका एक नोट्स जो आपका GK आएंगे, GK वाले टीचर ही आपको नोट्स की शक्ल कैसे देनी है, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाना है वो आपको करेंगे। इंग्लिश वाले वो खुद ही देते हैं नोट्स और उसके मुताबिक वो आपको चलाएंगे। उर्दू के जो बाकी नोट्स रह गए वो मेरे पास हैं, वो भी बुक शॉप के ऊपर हैं,
और बाकी उर्दू को किस तरह हमने लेके चलना है वो भी हम चलेंगे। हमारा फोकस पहले लॉ के ऊपर होगा, चूँकि उर्दू जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अभी जो नया ऐड आना है फरवरी मार्च में ऐड आएगा, और उसके अंदर जब भी आएगा तो मे बी कि उर्दू कम हो जाए और उर्दू जो सुन रहे हैं आधा कम हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। सुन रहे हैं कि इंग्लिश आधी हो जाएगी, सुन रहे हैं कि जीके ख़त्म हो जाएगा। तो वो इसीलिए उसको हमने अगर करना भी है तो एंड पे जाके उन लेक्चर्स को लेके आएंगे ताकि ये थोड़ा सा मामलात क्लियर हो जाए उतनी देर में। तो इस तरीके से ये सारा जो आज की अभी की जो नशिस्त है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि हम क्या एकेडमी में करवाते हैं और आपको किस तरीके से लेके जाएंगे। जो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताए चीज़ें, वो मैंने आपको ये भी बताया कि ये साथ आप कुछ तस्बीहात ज़रूर रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपने कोई हर वक्त पाक साफ़ रहना है, बावज़ू रहना है, या उसके लिए आपकी कोई जो कंसंट्रेशन है वो 100% होनी चाहिए। नहीं भी कंसंट्रेशन है तो ये एक आप मजाज का हिस्सा बनाएं, करें, इन द लॉन्ग रन करें, डेली करें। ये चीज़ें रखें आप अपनी लाइफ के अंदर, आपको अल्लाह ताला एक सही राह पे रखने में मुआवन साबित होगा। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इतने अगर आप घंटे बाकी स्टडीज़ को देते हैं या बाकी मामलात को देते हैं तो एटलीस्ट कुछ दिन का हिस्सा जो है ये आप ज़रूर करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा, ये लिख लें कुछ तस्बीहात, ये आपके कंपटीशन के अंदर आपको बड़ी मददगार साबित होंगी। नंबर 1 तो दुरूद पाक जो भी आपने करना है ये आप करें, 3 तस्बीह से ज़्यादा। 3 तस्बीह इसलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 3 के एक हदीस पाक है कि किसी चीज़ को जब हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ कसरत से पढ़ो तो कसरत का कितना मतलब है, तो वो कहते हैं कि कसरत जो है वो 313 से ज़्यादा मरतबा अगर पढ़ी जाए कोई भी चीज़ तो हम उसे कसरत में ले आते हैं। तो कल को हम अगर ये कहें कि ये चीज़ हम डेली करते थे तो वो हम कसरत में करते हैं, तो वो एटलीस्ट आपको पता हो। तो ये एक दुरूद पाक, ये 3 तस्बीह आप कर लें, कोई भी आपको अच्छा लगे, दुरूद इब्राहिमी या कोई भी। नंबर 2 इस्तग़फ़ार की 3 कर लेनी है। तीसरा या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो, ये लफ्ज़ एक ही एक दफ़ा और इसकी भी 3 करें, या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो। अगले तौर पे या ज़ल जलाले वाल इकराम, ये भी एटलीस्ट 300। या वली हो या वाली हो, ये भी 3 दफ़ा, या वली हो या वाली हो, या वली हो या नसीर हो, या अरहमर राहिमीन। यहाँ रहमान हो या रहीम थी, ये है या अरहमर राहिमीन। ये एटलीस्ट, और अगर कोई ज़्यादा चाहिए तो फिर मुझे भी अलग से कह देना, लेकिन ये एक चीज़ें ये आप हर सूरत में अपना रखें, अपने तबीयत के अंदर, अपने मिजाज के अंदर। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप रिक्शे पे हैं, आप किसी से बातें भी कर रहे हैं, तो साथ में एक रख के ये कोटा पूरा करें डेली का। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे अल्लाह को रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी प्रायोरिटी में भी शामिल करेगा। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। मैंने आपको ये कहा कि अभी मैं आपको ये नहीं कहता कि पढ़ ले नमाजें, तो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, फ़र्ज़ है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ फ़िलहाल जो आप चला रहे हैं चलाएं, एटलीस्ट शुरू ज़रूर करें। और प्रायोरिटी में क्या आता है, देखें, जब आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी में रखते हैं ना तो उसको एहसास ज़्यादा होता है, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें। अल्लाह ताला को जब आप प्रायोरिटी में रख रहे हैं ना, आपका दिन का आगाज़ मगरब के बाद होता है, मगरब टू मगरब आपका दिन है। आपने ये कर लिया, आपने रूटीन बना ली कि मगरब की अजान आ गई है तो आपका नया दिन शुरू हो गया, तो उस दिन से लेके अगले दिन तक मैंने कंप्लीट करना है। आगाज़ में ही सोने से पहले, या सोने से पहले अगर आप कर लेते हैं तो खाना खाया नहीं खाया, नींद आ रही है, पहले कंप्लीट करके सोएं,
स्टडी कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, चलें ये पहले कर लें। तो अल्लाह ताला आपको फ्यूज़ बरक़ात जो है वो इसमें ऐसे देगा कि आपको समझ ही नहीं आ रही। लेकिन जल्दी नहीं करनी कि अब ये हो गया है तो ये आप इम्तहान है तो साल 6 महीने में कर लो। ये ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ये ज़िंदगी के हिस्से बना लें। अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ के कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगा कि ये इधर ही करना है। ये दिल में तमा या लालच ना रखे कि मैंने एडजस्ट होना है तो इसलिए करना है। आप ये अल्लाह को याद इसलिए कर रहे हैं कि भाई अल्लाह है इस काबिल, वो करने वाला है, वो उसकी हैसियत ऐसी है कि इससे भी बड़ी है, हम तो हल्के से अंदाज में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं आज से ही कोई भी तस्बीह ले लें, काउंटर अगर कोई है तो वो ले लें या तस्बीह छोटी ले लें, ये कंप्लीट करके आप आगे लाइफ को चलें। आप दे देखें वो आप 1000 काम करते हैं डेली में, या आधा घंटा लग भी जाए तो उसमें, और वो आधा घंटा जब आपकी तबीयत बन जाएगी, आप बाकी काम भी कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, कंसंट्रेशन है या नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं भी है तो एक दफ़ा चलाएं। आपकी ज़बान ज़रूर चले, दिल ना हो ज़बान ज़रूर हिले। आराम से बैठे हैं तो ज़बान से ये हिलना चाहिए, क्योंकि ज़िक्र के जो आपके जो बर्ड्स हैं ये हिलने चाहिए। ये आपके डीएनए चेंज करते हैं, ये सारे डीएनए चेंज करता है। अल्लाह ताला के नाम हमेशा 3000 4000 हर दौर में अल्लाह ताला ने दिए हैं। टोटल शायद 3000 पहले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 99 मिले, एक बल्कि 100 मिले, एक इसमें आज़म है वो और है। इसी तरह हर जो पैगंबर आए हैं उनको अलग अलग मिले जो है, जिस तरह आप पढ़ते हैं जिस तरह, और ये जो नाम है वो पुराना वर्जन हो गया अल्लाह ताला के, उसके बाद अल्लाह ताला हर दफ़ा नए। तो जो नई चीज़ है, जो साउंड की नई फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिकली आपके डीएनए बदलती है। या आपका डीएनए, ये बॉडी बदल जाएगी, आपकी रग़बत ही बदल जाएगी, आपके मामलात ही चेंज होते जाएंगे। इसलिए ये ज़बान ज़रूरी है। अगर आप अकेले हैं ऊंची पढ़ लें तो वो भी मसला नहीं है, लेकिन ज़बान हिलती है। ये जो ज़बान के आगे जो आपके ऊपर और तालू जिसे कहते हैं, और यहाँ आपके दिमाग के पास सेल्स है, तो जो आप बोलते हैं जिस तरीके से बोलते हैं आपका वो दिमाग के सेल्स रोशन होते हैं, और वो सेल्स और जितने भी हैं उनको ये एक्टिव करते हैं, और वो जो दिमाग के सेल्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी को फिर एक्टिव या डीएक्टिव करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के नामों के अंदर, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें आप बिलीव ही नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा आप साल 2, मैं वही कह रहा हूँ, ये नहीं है कि ये साल ये आपके इम्तहानों तक है, एटलीस्ट ये है, और भी चीज़ें हैं एटलीस्ट है, ये आप रखें तो ये आपके ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएंगे। हाँ एक सॉरी मैं भूल गया, ये हर सूरत में रखनी है, वो लाहौल वाला कुआं था। ये लाहौल वाला कुआं था, हम पढ़ते हैं शायद शैतान आ गया तो इसलिए पढ़ते हैं। ये लाहौल वाला कुआं था मतलब है ना ही मेरी कुव्वत ना ही मेरी ताकत इरादा, ये सारा तुम्हारा है सिवाय अल्लाह के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें कि लाहौल वाला कुआं, ना ही मेरा इरादा ना ही मेरी कुव्वत। ये आप सबमिट कर रहे होते हैं अपने आप को अल्लाह ताला के पास कि मेरी सबमिशन, भाई मैं मेरे से तो कोई काम हो रहा है, ना मेरा कोई इरादा बन रहा है, तो भाई मेरी ना ही कुव्वत है सवाए अल्लाह तेरी ही कुव्वत है, तेरी ही इरादे हैं। हम तो सिर पैर मार रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं, कभी उधर सिर मारते हैं, कभी उधर मारते हैं, कभी उस किताब को टक्कर मारते हैं, कभी उसको टक्कर मार, हमें नहीं पता क्या होना है, तो ये है तुम ही ने करना है, बस हमारी सबमिशन आपके अंदर है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ये सारे, अब इससे आप फर्ज करें इससे कम है जी, आप कहते हैं जी मेरे से ज़्यादा नहीं होता, वो भी होंगे, कसरत से मैं नहीं कर सकता, एक दफ़ा ही कर ले, 100 दफ़ा ही कर ले। लेकिन एक चीज़ याद रखें, आपने बैठ के देख लेना है कि जो करना है उससे अगले दिन कम ना हो, इसको ऊपर लेके जाना है, नीचे ना आए, और जो फिक्स कर ले उतना रखे दी बेस्ट है। आज आप अपने पे एवेल्यूएट करते हैं, मैं घर के काम काज करती हूँ या मेरे ये मामलात हैं, मैं तो भाई 500 दफ़ा कर सकता हूँ, तो अब मुझे अपना पता, मैंने एक फ़िक्स की हुई है, तो वो मैंने करनी ही करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, तो वो कर ले चाहे जो भी है। तो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा किसी ने कि कितनी चीज़ है कि हमें पढ़नी चाहिए कोई भी कसरत, उन्होंने कहा थोड़ा मगर कंसिस्टेंसी से, चाहे थोड़ा करो लेकिन आप कंसिस्टेंसी, ये नहीं आज कर लिया है बड़े जोशो खरोश से, कल शादी पे जाना है भंगड़े डालने हैं तो चलो भूल गया, ओ भैया आप डालो भंगड़े,
जो मर्जी करना है शादी पे जाके करो, लेकिन ये तो याद रखो ना। तो इस तरीके से ये बॉडी आपकी, मजाज आपका, आपकी ताकत, आपकी ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने हर सूरत में इनमें ये रखनी है और इसको जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। ये करने में हमारे इस बैच में ADPP के कितने हैं? ADPP का कोई है? आप है? आप में से तो कोई नहीं है। तो आपने सिविल जज की एज होगी है, सिविल जज करना नहीं, क्यों? वो आपकी वजह से मुझे वो क्रिमिनल पहले करने पड़ने, वरना मेरा था क्रिमिनल और सिविल सारे थोड़े थोड़े सारे इकट्ठे करता। चले, और हाँ, अब आप सवाल पूछ रहे थे, बोले क्या पूछना था? पूछ रहा था कि ये जो आप बता रहे थे कि सिलेबस रिवाइज होगा, चेंज होने वाला है, तो इसकी कंफर्मेशन है या बस अभी तक कुछ भी नहीं? मैंने कोई कंफर्मेशन की बात नहीं की, मैंने जो कहा है वही है कि अभी ये इन प्रोसेस अंडर डिस्कशन है, इसलिए तो हमने आपका चेंज नहीं किया, वरना हम आपका GK कब ना लगाते। जिनकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है, वरना बढ़ाने लिए बड़ा आसान है, वही किताबों को नोट्स बना के आपसे पैसे छापे हैं ना, ही हम इसके पैसे लेते हैं। वो पैसे वो मोक्षा वाला ही, उनको कहा भी हुआ है जितने भी लोएस्ट होते हैं जो आप लेते हैं वही ले, जो ज़रूरत है उसी के ऊपर रहेंगे। केस लॉ जितनी ज़रूरत है जो है वही है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देनी है भाई आपको फ़लाँ भी केस कर लो फ़लाँ भी। केस लॉ क्यों होता है? केस लॉ हमेशा इंटरप्रिटेशन है उस स्टैट्यूट की जो आप पढ़ चुके हैं, जिनकी आपको ग्रिप है, जिनके ऊपर आप अच्छी तरीके से समझते हैं। हर चीज़ का ना ही नोट्स होते हैं ना ही केस लॉ होते हैं, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही चीज़ें आपको देगी। अभी फ़ोटोकॉपी नहीं होगी कि हम फ़ोटोकॉपी खेलते रहें। अब स्टार्ट CRPC जिस तरह मैंने आपको कहा हम करते हैं, और पहला पार्ट जो CRPC का होगा, जो मैंने आपको बताया कहाँ से है, 154 से पहले वाला हिस्सा। अब 154 से पहले वाला जो हिस्सा है उसके अंदर मैंने आपको ये कहा कि कौन से टॉपिक बनने हैं। एक तो डेफिनेशन हम करेंगे, डेफिनेशन इसलिए कि इसके जितने भी 3 हिस्से हम कर रहे हैं, जब हमें डेफिनेशंस का पता होगा तो हमारा माइंड आगे चलेगा। और इस पार्ट में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन अभी करना है, कौन सा कि वो बंदे गए, उनका वो प्रोपोजिशन ज़हन में रखनी है। हमने हर दफ़ा वो मैं आपको लेके जाऊंगा कि वो गए, ब्रेक का टाइम तो नहीं है, वो आ गए, मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही वो आ जाए रिफ्रेश मुझे बता देना। तो क्या है कि उस पहले पार्ट के अंदर डेफिनेशन करेंगे और एक टॉपिक करेंगे जस्टिस ऑफ पीस का। जब उन्होंने कहा कि हमारी FIR दर्ज नहीं होती तो वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं, तो जस्टिस ऑफ पीस का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम सेकंड जो हिस्सा है उसके ऊपर जंप कर जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि फिर FIR क्या होती है और उसके अंदर क्वेश्चन जितने भी है। तो ये सारों के पास बुक है ना, आ जाए जी। पहला क्वेश्चन ही आपका पहले पार्ट में, अब उसके अलग अलग भी बनाऊंगा डेफिनेशन में। एडवोकेट जनरल क्या है? एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो। अब ये देखें कि इंटरप्रिटेशन के अंदर बाज़ औक़ात वर्ड आएगा मीन्स, बाज़ औक़ात आएगा इंक्लूड्स। जब मीन्स आए तो मीन्स का मतलब होता है कि इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। और इंक्लूड जब आता है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर हम ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, इस कानून की हद तक। मसलन अब उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल इंक्लूड आल्सो एडवोकेट, तो उन्होंने यहाँ क्या कि एडवोकेट जनरल के अंदर एक तो एडवोकेट जनरल है, तो जो पंजाब का एडवोकेट जनरल होता है वो है। आगे दूसरे नंबर पे इंक्लूड है गवर्नमेंट एडवोकेट। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा सच ऑफिसर और भी है
और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट एडवोकेट, तो तीसरे नंबर पे सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। तो ये 3 लोग हो गए एडवोकेट जनरल। एक एडवोकेट जनरल जो पंजाब का यानी जो होता है वो है। नंबर 2 इसके अंदर वो गवर्नमेंट एडवोकेट आ गया। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर अगर ये दोनों ना हो तो जिस ऑफिसर को ये टाइम टू टाइम बनाएंगे ये भी इसके अंदर है। दूसरे नंबर पे आपकी है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस जो शोन है एज बेलेबल इन सेकंड स्केड्यूल। उन्होंने कहा बेलेबल ऑफेंस वो है जो सेकंड स्केड्यूल में हमने लिख दिया बेलेबल, या विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, या किसी स्पेशल लॉ में जो हमने बेलेबल लिख दिया वो बेलेबल होगा। स्पेशल लॉ क्रिमिनल लॉ के जितने भी है वो जो स्पेशल लॉ है, जो आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है, आपका नैब ऑर्डिनेंस है, जो भी स्पेशल लॉ है, अगर उधर कोई उन्होंने बेलेबल लिख दिया तो वो भी बेलेबल है। और इधर जो है पीपीसी और सीआरपीसी की हद तक वो है जो सीआरपीसी की सेकंड स्केड्यूल में लिख दिया। और नॉन बेलेबल है उन्होंने कहा एनी अदर ऑफेंस। तो एनी अदर ऑफेंस जो बेलेबल के अलावा जितने भी ऑफेंस हैं वो नॉन बेलेबल है। चार्ज, अब चार्ज की 2 डेफिनेशंस है, एक जो स्टैच्यूट की है, एक केस लॉ की। स्टैच्यूट की जो है वो लिखी है यहाँ उन्होंने कहा चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। तो यहाँ उन्होंने कहा कि चार्ज का जो मतलब होगा यहाँ इसके अंदर इंक्लूड है अगर उसके अंदर मोर हेड्स भी है। मसलन अगर उन्होंने 3 बंदों ने कत्ल किया है तो 302 आगे दफ़ा 34 भी लगी होगी, तो 34 भी लगी है ना, तो ये एक नया हेड लगा है। तो असल उसका केस कौन सा है, असल उसने किया है 302। तो उसके अंदर उन्होंने इसीलिए कहा कि चार्ज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा कोई हेड ऑफ चार्ज लगा है तो, और ये हेड है जो 34 साथ लगा देते हैं, साथ 109 लगा देते हैं, वो क्या होती है अबैटमेंट, साथ 148 49 लगा देते हैं अगर वो मारने वाले 5 या 5 से ज़्यादा हो तो वो हेड्स हैं। तो इन्होंने कहा कि चार्ज के अंदर जो इसके डिफरेंट हेड्स हैं ना वो भी इंक्लूड होते हैं। तो लिहाजा अब फिर पूछेंगे फिर चार्ज है क्या, तो चार्ज की केस लॉ डेफिनेशन है वो लिखे कि चार्ज इज ए प्रिसाइज फार्मूलेशन, चार्ज इज ए प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिगेशंस। Charge is a precise formulation of specific allegations made against the accused person. Made against the accused person who is entitled to know the nature of allegations at the earliest stage of the trial case। तो अब आपने क्या पढ़ा, चार्ज इज ए प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिगेशंस मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन हु इज entitled to know the nature of allegations at the अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द ट्रायल केस। ये है आपका असल में चार्ज कि जब भी चार्ज आए तो आपने कहे डिफाइन चार्ज, तो चार्ज को 4C जो हेड ऑफ चार्ज की बात करता है वो भी लिखना है और ये भी लिखना है जो केस लॉ की असल डेफिनेशन। आगे आ जाए, ये हजारों साइटेशंस में लिखा हुआ। आगे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है जी, और कॉग्निजेबल केस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये जो हाईलाइटर मैंने आपको कहे थे कि 3 से 4 आपने हाईलाइटर आज अगर नहीं भी लिए तो ले ले, 3 से 4 डिफरेंट कलर के हाईलाइटर्स। तो ये बुक इस तरह हो आपकी, जो जहाँ हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं
ये देखें यहाँ हाईलाइट हो, तो ये अब आपने इसको हाईलाइट करेंगे तो आपको बाइफरकेट कर लेंगे, इंग्रेडिएंट निकालना आसान हो जाएगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। ये आसान डेफिनेशन है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो ये आ गया ऑफेंस। अगर आपको कहे कॉग्निजेबल केस क्या है तो आप कहोगे कॉग्निजेबल केस इज ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इन्होंने दोनों को इकट्ठा किया हुआ है, तो इसलिए आप लिखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस क्या है, आगे असल बात है क्या, इन विच ए पुलिस ऑफिसर में, आगे तफसील है, इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड स्केड्यूल। उन्होंने कहा ये सेकंड स्केड्यूल में या अंडर एनी अदर लॉ में लिखा होगा क्या कि ही मे अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जिसमें ये अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कंप्लेंट की डेफिनेशन, कंप्लेंट क्या है, 4 हिस्से हैं इसके, याद रखें। कंप्लेंट का पहला, कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन मेड ऑरली आर इन राइटिंग टू मैजिस्ट्रेट। बस पहला हिस्सा इसका है कि आप मैजिस्ट्रेट को एलिगेशंस दें इन राइटिंग या ऑरली। लेकिन आप तो रोज़ कहते हैं मैजिस्ट्रेट को, अगर आप ये कहें आपके नायब कासिद ने जो है बड़ा बदतमीज़ी की है, मुझे गालियाँ निकाली हैं, तो एलिगेशन तो है, लेकिन अगले आपने इंग्रेडिएंट पूरे करने हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट, विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर द कोड। आपका मकसद हो कि वो इस कोड के तहत एक्शन ले, विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। ये दूसरा इंग्रेडिएंट। तीसरा क्या है, जिसमें आप ये कहते हैं कि किसी शख्स ने जुर्म किया है, आगे के सम पर्सन, चाहे वो नोन है या अननोन है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस। जिसमें आप ये कहते हैं कि किसी शख्स ने जुर्म किया है, नोन है या अननोन है। और चौथा, बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। लेकिन ये जो पुलिस ऑफिसर 173 की रिपोर्ट देता है वो भी तो सारी चीज़ें यही होती है, वो भी तो इन राइटिंग होती है, वो भी तो मैजिस्ट्रेट को ही दी जाती है। उसके अंदर भी तो उसने ये लिखा होता है ना कि सम बॉडी हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, और ये है वो गुनहगार। लेकिन इसीलिए उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया कि वो भी तीनों चीज़ें पूरी है। इसके अलावा, तो इनके अलावा कोई आप शिकायत करें मैजिस्ट्रेट को, चाहे वो ऑरली हो या इन राइटिंग हो। नंबर 2, मकसद आपका ये हो कि ये बंदा, चाहे वो किसी बंदे ने ऑफेंस किया है जिसके अंदर आप ये कहते हो कि आप इस कोड के तहत उसके खिलाफ एक्शन लो। और तीसरा कि किसी शख्स ने जुर्म किया है, चाहे वो नोन है या अननोन है। लेकिन चौथे नंबर पे कि ये पुलिस की रिपोर्ट ना हो, कोई और हो, कोई और बंदा अदालत में जाए और वो कहे कि फ़लाँ बंदे ने ये जुर्म किया है, तो वो फिर ये चारों इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं। तो ये कंप्लेंट है। तो कंप्लेंट की डेफिनेशन अक्सर आती है, तो आपको पता हो कि आपने 4 इंग्रेडिएंट पूरे करने हैं। क्या है कंप्लेंट का मतलब? इट मीन्स एलिगेशन मेड ऑरली आर इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट। ये पहला इंग्रेडिएंट है, इसको आप लाइनों में भी लिख सकते हैं। नंबर 2 में विद ए व्यू, यानी विद द ऑब्जेक्ट हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। मैं इसलिए दे रहा हूं कि तुम इस कोड यानी सीआरपीसी के तहत उसके खिलाफ एक्शन लो। किसके खिलाफ? कि सम पर्सन, चाहे वो नोन है या अननोन है, उन्होंने कोई ऑफेंस किया है। साथ चौथा इंग्रेडिएंट, बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट देता है 173 की, वो ऑफेंस नहीं है, वो कंप्लेंट नहीं है। तो ये 4 चीज़ें आपकी हैं कंप्लेंट की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब 2 डेफिनेशंस हैं जिनको बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। एक है इंक्वायरी, एक है इन्वेस्टिगेशन। ये बड़े बड़े वकला भी इसके जगह इन्वेस्टिगेशन की जगह इंक्वायरी बोल रहे होते हैं, इंक्वायरी की जगह इन्वेस्टिगेशन बोल रहे होते हैं। इंक्वायरी पहले लिखें,
याद रखें फ़र्क इनमें, इंक्वायरी हमेशा करता है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही करती है। इंक्वायरी कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। नंबर 1 तो ये याद रखना। नंबर 2, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट इंक्वायरी का ये है टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर टेकिंग फर्दर एक्शन आर स्टेप, एक्शन ओब्लिक स्टेप्स आर नॉट। इंक्वायरी का मकसद ये होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस इसलिए ली जाए कि मैं अगला स्टेप या एक्शन लूं या ना लूं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर टेकिंग फर्दर स्टेप्स ओब्लिक एक्शन आर नॉट, कि मैं फर्दर स्टेप या फर्दर एक्शन लूं या ना लूं। और ये तीसरे मतलब पे यह याद रखनी है कि हमेशा एफआईआर से पहले होती है, अमूमन एफआईआर से पहले होती है, अमूमन एफआईआर से पहले होती है। अब आपने 3 रेफरेंस में इसको इन्वेस्टिगेशन से अलग करना है। इन्वेस्टिगेशन अमूमन एफआईआर के बाद होती है, आप समझ गए ना। और इन्वेस्टिगेशन जो करता है, एक तो पुलिस करती है, यानी पुलिस ऑफिसर करता है, या एनी अदर पर्सन करता है जो ऑथराइज्ड बाय पुलिस हो। नोट बिलो द रैंक हो। क्या चीज? सही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। हाँ, नोट बिलो द रैंक हो, कौन सा उनका रैंक हो? उसको छोड़ो पहले। और ये करता कौन है? पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। उधर कौन करता था? वो मैजिस्ट्रेट खुद करता था या कोर्ट करती थी। नंबर 3, मकसद इसका भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, लेकिन फर्दर स्टेप के लिए नहीं है, ये है उसके ट्रायल के लिए। इसका मकसद भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस ही है। तो अब आपने 3 जब एंगल लिए तो यहां से आपको अभी से चीजें अलग हो गई कि इंक्वायरी क्या है। इसको माइंड में आपने पहले ऑब्जेक्ट लेके आना है, फिर कंडक्ट कौन करता है, और फिर ये कंडक्ट कब होती है, इसको आपने मद्देनजर रख के लेके आना है कि इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किस लिए? कि फर्दर स्टेप ले या ना ले। अब एफआईआर से पहले उसकी इंक्वायरी हुई, मैजिस्ट्रेट ने की कि इसको एज ए मुल्ज़म तलब करूं या ना करूं। किसी की पुलिस कस्टडी में कोई बंदा मर गया, उसकी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है कि मैं फर्दर स्टेप इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर का करूं या ना करूं। ये आम तौर पे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन से पहले होती, आम तौर पे लिखना है, रेयर केसेस में बाद में भी हो सकती है, इसलिए ये रखना। अब ऑब्जेक्ट इसकी का है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, किस लिए? कि फर्दर एक्शन लूं या ना लूं। दूसरा, कंडक्ट कौन करता है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। होती कब है? आम तौर पे यूजुअली इट इज कंडक्टेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ। ये हो गई है आपकी इंक्वायरी। और इन्हीं तीनों एंगल्स को देख के आपने इन्वेस्टिगेशन देख लेनी है कि इन्वेस्टिगेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस, बट इट इज कंडक्टेड बाय द police officer
या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है। और नंबर 3 ये इसके अंदर है कि जो मैंने कहा ये कंडक्ट कब होती है, तो यूजुअली ये होती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। ये यूजुअली दोनों में लिखना है, चूंकि रेयर केसेस में उलट भी हो सकता है, तो ये आपका ये ना कहे। तो ये है आपका एक इंक्वायरी और एक इन्वेस्टिगेशन। अब भूलेंगे तो नहीं, 3 चीज़ें नज़र रख के, इनका ऑब्जेक्ट, इनको करता कौन है और कब ये होती है, इनको मद्देनज़र रख के आपने तीनों की डेफिनेशन खुद बना लेनी है, ये रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन की यानी आप डेफिनेशन यहाँ जो लिखी है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय ए मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। आगे आ जाए, ये अगला बड़ा पूछते हैं जुडिशल प्रोसीडिंग क्या है। जुडिशल प्रोसीडिंग हर वो प्रोसीडिंग जिसके दौरान एविडेंस ली जाती हो या ली जा सके ऑन ओथ। तो जुडिशल प्रोसीडिंग क्या है? जुडिशल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ली जाती है या मे भी ली जाए या ली जाती है, दोनों सूरतों में। तो ये जुडिशल प्रोसीडिंग होगी। तो अब आपने किसी को देखना हो वो जुडिशल प्रोसीडिंग है या नहीं, तो आप कहोगे इसकी प्रोसीडिंग के दौरान एविडेंस ऑन ओथ ली जाती है। तो आपसे पूछा जाए बेल, क्या ये जुडिशल प्रोसीडिंग है? और बेल के दौरान एविडेंस ली जाती है? नहीं ली जाती, तो आप कहोगे नहीं है। ट्रायल है, यहाँ पे जुडिशल प्रोसीडिंग ली जाती है? यस। तो अब आपको ये जानना हो कि कोई जुडिशल प्रोसीडिंग है या नहीं, तो ऑन ओथ ली जाती है, वो जुडिशल प्रोसीडिंग है। तो जुडिशल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस, उनमें भी बाज को स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाता है। SJM उसे कहते हैं, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट। तो उन्होंने कहा कि स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो सेक्शन 12 और 14 में आएंगे, उसको भी उन्होंने कहा इंक्लूड हम करते हैं, तो ये मैजिस्ट्रेट होंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। मे नॉट उधर था, मे अरेस्ट विदाउट वारंट, इधर है मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब आ गया ऑफेंस। Offense means any act or omission made punishable by any law for the time be enforced। एक तो उन्होंने कहा कोई भी एक्ट या ओमिशन जिसको उन्होंने पनिशेबल करार दिया है, ये ऑफेंस है। और इसके अंदर इंक्लूड है एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। साथ में उन्होंने कहा इसके अंदर जो सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास का है, जिसके अंदर आपकी जो गाय भैंसे हैं वो किसी के खेतों में जाके उसका उजाड़ा करें, तो वो कहते हैं कि चलो उसको भी हम ऑफेंस में इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि वो उजाड़ा आपने अपने मुंह से नहीं किया होता, वो आपकी गाय भैंसे उन्होंने किया होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको इंक्लूड में डाल के वो भी कर दिया। तो ऑफेंस के 2 हिस्से हैं। एक तो जो एक्ट और ओमिशन जो मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स है, और उसके अंदर उन्होंने सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट जो है उसके तहत जो कंप्लेंट दी जाती है वो भी ऑफेंस कहला दी। आगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, याद रखें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्होंने कहा इंक्लूड्स। इसका मतलब है जो मीन्स है वो तो है ही, जिसको PPO यानी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर SHO बना दे वो SHO तो है ही। बाकी उन्होंने ये कहा कि अगर वो गैर हाज़िर है तो उसके जूनियर जितने भी होंगे वो भी SHO होगा। वो हेड कांस्टेबल तक ये चलता जाएगा। मसलन अगर इंस्पेक्टर वहाँ का SHO है तो इंस्पेक्टर नहीं है तो सब इंस्पेक्टर जो उसका सीनियर होगा वो SHO होगा। अगर वो नहीं है तो ASI अगर कोई है तो वो होगा। अगर ASI भी नहीं है
तो हेड कांस्टेबल भी SHO का वहाँ फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है और वो उस टाइम SHO कहलाएगा, कांस्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेबल कोई ऑफिसर नहीं। कांस्टेबल के ऊपर पहला जो आता है हेड कांस्टेबल, हालांकि उसको ऑफिसर नहीं कहते, लेकिन कांस्टेबल से वो ऊपर है, इसलिए वहाँ तक आके जो है लॉ ने कहा कि आपने देखते जाना है, तो वो भी SHO होगा। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable. तो above the rank of constable कौन होता है? Head constable. Above the rank of constable हो, or when the provincial government so directs any other police officer so present, या कोई पुलिस ऑफिसर जो वहाँ मौजूद है। प्लेस का जब भी मतलब आएगा, प्लेस का मतलब एक हाउस भी होता है, बिल्डिंग भी होता है, टेंट भी होता है और वेसल भी होता है। वेसल वो चीज़ है जो पानी में कन्वेंस के लिए यूज़ की जाए, बंदों के लिए या प्रॉपर्टी के लिए। तो ये कश्ती, ये जहाज़, ये क्या है? वेसल है। इसकी PPC में अलग से डेफिनेशन आएगी कि वेसल क्या है, कि कोई भी चीज़ जो कन्वेंस, पानी में कन्वेंस के लिए यूज़ की जाए, इंसानों की कन्वेंस के लिए या प्रॉपर्टी की कन्वेंस के लिए। लीडर वही है, उसको देखें। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन के लिए याद रखें, कोई प्लेस और पोस्ट हो, क्या प्लेस या पोस्ट, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये पुलिस स्टेशन है। चाहे वो एक प्लेस का मतलब खाली थड़ा सा है, वो कहे ये पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे टेबल लेके बैठ जाए तो वो भी पुलिस स्टेशन है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कह दिया, उन्होंने कहा फलां मैदान का जो प्लाट है ये पुलिस स्टेशन है, या वहाँ पर वो टेंट लगा के बैठ जाए, वो भी पुलिस स्टेशन है। तो प्लेस या पोस्ट, पोस्ट में वहाँ वो कोई खंबा शंबा बना ले, कोई उसके ऊपर पोल लगा के वो ऊपर कपड़ा भी तान ले, तो वो भी है। तो पहला हिस्सा पुलिस स्टेशन, एनी पोस्ट और प्लेस जिसको डिक्लेयर कर दे जनरली या स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि ये पुलिस स्टेशन है, एक ये। और इंक्लूड है एनी लोकल एरिया जो स्पेसिफाइड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इन दिस बिहाफ, और फिर उसका लोकल एरिया। तो पुलिस स्टेशन के लिए दो चीज़ें होती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पोस्ट या प्लेस को पुलिस स्टेशन पहले डिक्लेयर करे, खाली उसको डिक्लेयर करने का भी फ़ायदा नहीं है, साथ कहे ये 4 गांव इसका हिस्सा है, ये 2 महल्ले इसका एरिया है। तो एरिया साथ नामजद करना ज़रूरी है, वरना उस पुलिस स्टेशन का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो पुलिस स्टेशन के 2 हिस्से कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी पुलिस या पोस्ट को डिक्लेयर कर दे एज ए पुलिस स्टेशन, और दूसरा हिस्सा भी ज़रूरी है, और उसके साथ वो कोई एरिया लगा दे कि ये 4 महल्ले, ये 4 गांव, ये 2 टाउन इसका एरिया है, वो पुलिस स्टेशन बन जाएगा। तो ये पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस जो डिक्लेयर्ड है जनरली और स्पेशली बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन, कि वो उसको पुलिस स्टेशन बनाए, ये पहला हिस्सा। और दूसरा, एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, और जो स्पेशल और उसके अंदर जो लोकल एरिया हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 3 हिस्से हैं। पहले उन्होंने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492 में लिखा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर करती है। जिस तरह आज आप ADPP DDPP बनते हैं, इम्तहान देते हैं, आजकल इम्तहान है, पहले जैसा भी तरीका होता था। तो 492 में प्रपोजल ये जो पुलिस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसको बना दे, एक तो वो हो गया, वो मीन्स है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492, एक ये है, और इंक्लूड्स है एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और दूसरा शख्स जो उस
कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन पे काम कर रहा है। मसलन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो मुद्दई होते हैं ना, मुद्दई का पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट ही होती है, जो सरकारी वकील है, एडीपीपी डीडीपीपी। लेकिन जब मुद्दई ने अपना वकील खुद किया हो 302 में, फर्ज करें मैं चलान केस कोई भी हो, उसने अपना भी जब वो बंदा कर लिया है अपॉइंट प्राइवेट वकील आप लोगों को, तो वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है, चूंकि वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहा होता है। चूंकि सरकारी वकील भी उसका है, आपने प्राइवेट भी वकील कर लिया, उसने प्राइवेट भी कर लिया। ये जो प्राइवेट होता है वो फिर उसकी डायरेक्शन के मुताबिक काम करता है। हम तो ये देखते हैं कि सारा यही ऑल एंड ऑल है। लीगली वो अगर इसको ना करवाना चाहे तो ये अपना मुद्दई अपना प्राइवेट वकील नहीं रख सकता जहाँ स्टेट का वकील हो। ये मेरे यानी एक केस के अंदर हम उस वक्त वकील था, तो वो लड़ पड़े आपस में 302 में, सरकारी वकील जो डीडीपीपी था और जो उसने प्राइवेट वकील किया था। तो डीडीपीपी कहता चले भाग जाओ अदालत के अंदर, जज के सामने, नहीं मैं करने देता तुमको, ये मैं इसका प्रोसिक्यूटर हूँ, मैंने करना है, जाओ मैं नहीं करने देता। तमाशा बनाया, आपको बात करने की तमीज़ नहीं, आप मेरे से बाल किस तरह कर रहे हैं। यू शुड एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मी, करनी है तो करो, नहीं तो भागो। तो बड़े एडिशनल सेशन जज तो थे और वो बड़े सियाने थे, और वो वकील कहता देखे जी ये क्या कर रहा है। जज साहब ने कहा तो ठीक, कह तो ठीक रहा है, लेकिन उनका जो नाम था चले जी इनको करने दें, तो चले जी आप सॉरी करें। तो वकील ने फिर प्राइवेट वकील ने उससे सॉरी की और उसने कहा मेरी डायरेक्शन के मुताबिक ही चलोगे। साइन उसके होते हैं जहाँ वो 342 के स्टेटमेंट होंगे या होंगे, साइन सरकारी वकील के होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर असल वो है, उसकी डायरेक्शन में जो ये काम कर रहा है ये भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है फॉर द टाइम भी। तीसरा, एनी पर्सन कंडक्टिंग ए प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड एनी हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा वो बंदा बाज़ औक़ात हाई कोर्ट भी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में जो है वो कर रही होती है ट्रायल, जिस तरह भुट्टो ट्रायल हुआ था 302 है, तो वो सेशन कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में डायरेक्ट केस हो गया। अब हाई कोर्ट में डायरेक्ट केस हो रहा है तो फिर जो वकील अदालत प्रोसिक्यूशन ने यानी गवर्नमेंट ने देना है उस प्रोसिक्यूशन को करने के लिए हाई कोर्ट में वो किसी मौजूदा वकील में किस तरह कोई सीनियर वकील ले लें क्रिमिनल का, उसे कहें कि आपने ये करना है, तो वो जो सीनियर वकील होगा जो हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कर रहा होगा फॉर द टाइम बीइंग उस मुकदमे की, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहलाएगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर 3 लोग हैं। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ऑफिशियली है 492 में जो ऑफिशियली है वो, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके अंदर इंक्लूड है जो इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तीसरा पोजीशन में अगर कोई ट्रायल हो रहा है तो वहाँ वो जो है स्टेट के बिहाफ के ऊपर केस को प्रोसिक्यूट कर रहा है। आगे सेक्शन 5 है, ये इंटरव्यू में आमतौर पे पूछते हैं कि भाई ये मैं थर्ड ये है कि जब हाई कोर्ट ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में डायरेक्ट ट्रायल करे किसी भी केस का हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ हाई कोर्ट के अंदर जो स्टेट यानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कोई भी वकील, वो भी ये कहलाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पांचवा 5(1) और 5(2) ये 2 आपने देखने हैं। ऑल ऑफेंसेस अंडर पीपीसी, अगर ये आपने पीपीसी पढ़ा है तो सवाल ये पैदा होता है कि पीपीसी में तो आपने ऑफेंस पढ़े हैं, अब वो जो ऑफेंस पढ़े हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन किधर होनी है, उनकी इंक्वायरियाँ किधर होनी है, उनके ट्रायल किधर होने हैं, या अदरवाइज़ अगर आपने उन ऑफेंस को डील करना है, मसलन उनके अंदर उन ऑफेंसेस की बेल लेनी है, उन ऑफेंसेस के बारे में करना है, तो वो सवाल आएगा वो कैसे होना है। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेयर एंड आफ्टर कंटेन्ड, यानी सीआरपीसी की प्रोविजन की तरह होंगी। तो यहाँ उन्होंने पहले बताया कि पीपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी, उनका ट्रायल या अदरवाइज उनको जो डील करना है उन ऑफेंसेस को, उसको आपने सीआरपीसी की प्रोविजन के तहत करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं
कि आपका पीपीसी जो लॉ है वो सब्सटेंटिव लॉ है और उसका प्रोसीजरल लॉ जो है वो सीआरपीसी है, ये जो आप पढ़ रहे हैं। अब पीपीसी के तो अंदर हो गया, लेकिन जो ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ है उनका क्या करना है। एनी अदर लॉ यानी एंटी टेररिज्म में ऑफेंसेस है, आपके नैब ऑर्डिनेंस में ऑफेंसेस है, आपके ये जो आपका है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट एक अलग से लॉ है, उसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, उनको इन्वेस्टिगेट होना, इंक्वायर होना, उनका भी ट्रायल होना, उनको भी अदरवाइज डील होना, ये भी सेम प्रोविजन यानी सीआरपीसी के तहत ही होगा, लेकिन बट सब्जेक्ट टू एनी इनैक्टमेंट होगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यानी उस लॉ के अंदर अगर उन्होंने कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया है तो वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, और अगर वो प्रोसीजर नहीं दिया तो फिर सीआरपीसी के तहत ही होगा। इसीलिए उसके अंदर उन्होंने सारा कुछ चीज़ें लिख दी। इब्तदा में वो लिखते हैं कि सीआरपीसी और सीआरपीसी के तहत सारे मामलात होंगे, अनलेस के हम ना लिख दें। तो एंटी टेररिज्म पढ़ेंगे तो एंटी टेररिज्म में वो जो चीज़ें उन्होंने मुख्तलिफ की है प्रोसीजरल में, कि रिमांड उसका 90 दिन का होगा, 30 दिन का, 15 दिन का नहीं होगा, उसको जो है वो सेंड अप जो है वो डायरेक्ट जाएगा, या ये उन्होंने जो अलग बातें थी वो सीआरपीसी में वो उन्होंने स्पेशल लॉ में लिख दी। बाकी प्रोसीजर उसका ट्रायल कैसे होना है, उसको आगे कैसे करना है, वो उन्होंने सीआरपीसी के ऊपर छोड़ दिया। तो ये सेक्शन 5(1) और 5(2) जो है ये आपको बताता है कि जो आपने 5(1) कहता है पीपीसी जो असल बेसिक लॉ है उस ऑफेंसेस की ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या अदरवाइज डीलिंग किस लॉ के तहत होनी है। उन्होंने कहा इस लॉ के तहत, सीआरपीसी के तहत। फिर सब सेक्शन 2 में कहा भाई पीपीसी के अलावा भी तो लॉ है जो सब्सटेंटिव है, जो और स्पेशल लॉ है, तो उन स्पेशल लॉ के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनकी इंक्वायरियाँ, उनके ट्रायल, उनका अदरवाइज डीलिंग और वो कैसे होना है। उन्होंने कहा है वो भी सीआरपीसी के तहत ही होना है, अनलेस के वो लॉ कोई स्पेशल लॉ ना दे दे। अगर उन्होंने कोई स्पेशल प्रोसीजर दे दिया तो वो चूंकि स्पेशल लॉ है वो प्रवेल करेगा, सीआरपीसी वहाँ खामोश हो जाएगा। लेकिन वहाँ जहाँ वहाँ खामोशी है वहाँ पे सीआरपीसी इन एक्शन होगी। ये है आपका जो सीआरपीसी करने से पहले डेफिनेशन का एक सवाल करना आपका बनता है, ये ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो हम आएंगे उसी प्रपोजिशन के तहत कि हमने एक प्रोसीजर के अंदर बंदा मर गया और वो मुद्दई उसकी एफआईआर के लिए गए हैं, उन्होंने उसे भगा दिया है, उन्होंने कहा है कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते। वो लॉ में आपके पास आया, उसने रेमेडी मांगी कि जनाब मुझे बताएं इसका क्या हल है। तो आप गए, आपने उसे कहा 22A 22B और 25 हमने सुना था कि वहाँ कुछ रेमेडी है कि वहाँ से आपको ये मिल सकती है। अब आप फिर पढ़ेंगे, हम आएंगे इस टॉपिक के ऊपर कि फिर ये एक टॉपिक के अंदर जो मुख्तलिफ क्वेश्चन है वो करने की बजाय हम पूरा टॉपिक ही करते हैं, ताकि इसके अंदर जो आएगा सवाल वो कैसे करना है। तो वो हम इसके यहाँ से स्टार्ट करके ऑनवर्ड आगे लेके चलते हैं। अभी कोई आधा घंटा ब्रेक है, 12 है बजने वाले हैं मेरा ख्याल है। हाँ, आधे घंटे की 40 मिनट की ब्रेक कर लें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी नहीं यार, आज नहीं। हाँ ये हाँ कल देख ले कितने का क्या चीज़ है। अच्छा चले अभी कल चले।
आपको कितना चाहिए? अच्छा, चलो, ठीक है, तो आपको होगा।